ए बिल्कुल शांत, सबको अलग अलग नहीं बोलेंगे, शांत। और सभी लोग शांत हो गए? बातचीत करना बंद कर दीजिए। क्लास में सबसे खतरनाक स्थिति कि आप किसी से बात कर रहे हैं। बहुत बड़े जॉब की तैयारी में आप लोग लगे हैं, छोटा मोटा नहीं है। और इसके लिए आपको सबसे बड़ा त्याग करना पड़ेगा। तो जहां भी बैठे हैं शांत हो जाइए, गंभीर हो जाइए। और बार बार हम बताते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, बल्कि क्लास में ही सारी बातों को याद करना है। और अब तक 137 प्रश्न सेल में है, लाइए ना जी। और कहां से कर दिया नोट जी? हम्म, 140 प्रश्न, 137 प्रश्न का चैप्टर पहला था सेल, और 140 क्वेश्चन का दूसरा चैप्टर है। तो हम आशा करते हैं कि सबको 140 और 137 बायोलॉजी के दोनों चैप्टर का प्रश्न याद हो गया होगा। जिनको याद नहीं हुआ उसको परिणाम पता ही होगा कि क्या होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लक किसी का काम नहीं करता है। झूठ मूठ का जो है लक 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 साथ नहीं दिया इस तरह के। अरे आवाज क्या आ रहा है जी? शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। सारा कुछ आपके मेहनत पर डिपेंड करता। तो सबको याद हो गया? अभी डीमो ले लेते हैं। कराओ जी, कराओ जी, हाँ आप कराइए। पीछे से कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसका नौकरी नहीं होगा। कहिए, जवाब दीजिएगा। प्रोग्राम डेथ सेल, प्रोग्राम डेथ सेल को क्या कहते हैं? देख लीजिए, डेमो है यह। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप कराइए तो। हाँ आप याद किए हैं? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ओहो, सही है। दो में एक जवाब दिया, वो पता नहीं, सुनबे नहीं किए। बैठ जाइए। आवाजों नहीं निकलता है, आवाज में टर्न होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, एकदम बोले तो लगे कि हाँ बोल रहे हैं। तो दोस्तों हम यही कहेंगे, क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो तैयारी छोड़ दीजिए। अब बहुत कहेगा कि सर हम तो एडमिशन ले लिए हैं, अब क्या करें? तो एडमिशन में कितना टका खर्चा? बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। याद नहीं करिएगा कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। हमको तो पढ़ाने का पैसा मिला है, हम शुरू करते हैं दोस्तों। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर। सूक्ष्म जीव, फिर देख रहे हैं बहुत लोग बात कर रहा है। अब नजर हमारी तरफ बनाइए।
बस थोड़ा देर के बाद है, सब कुछ याद हो जाएगा आपको क्लास में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। अगर आपसे पूछे कि ये दुनिया कैसी है तो आप कहिएगा जैसी दिखती है वैसी तो है नहीं। ये दुनिया कैसी है तो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तो फिर क्या जैसे सोचते हैं वैसे है? तो वैसे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है। तो ये जो दुनिया है जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है, जो नहीं दिखती है वो भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहला सवाल कि दिखती कितना है, हम कहां तक देख सकते हैं? एक स्वस्थ मानव का आंख कितना बड़ा से बड़ा चीज को देख सकता है और कितना छोटा से छोटा चीज को देख सकता है। तो आपके सामने हम एक डाटा रखते हैं और वो है 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर। 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से आप लोग परिचित होंगे। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति का आंख हमेशा इससे बड़ी वस्तु को ही देख पाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का आंख 0.1 मिलीमीटर से बड़ी वस्तु को ही देख सकता है। मानव का आंख 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीजों को नहीं देख सकता है। मानव का आंख 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीज को नहीं देख सकता है। हम वही आंखों से देख सकते हैं जो 0.1 मिलीमीटर से बड़ा हो, और इसे कहते हैं मानव के आंखों का रिजॉल्विंग पावर। अगर आपसे पूछे कि मानव के आंखों का रिजॉल्विंग पावर कितना है, रिजॉल्विंग पावर मतलब वह बाउंड्री लाइन जिसके ऊपर के वस्तु को, जिससे बड़े वस्तु को ही आप देख सकते, उससे छोटे वस्तु का नहीं देख। अगर हम कह रहे हैं कि मानव के आंखों की रिजॉल्विंग पावर 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर है, तो इसका मतलब हुआ कि मानव इससे बड़े वस्तु को ही देख सकता है, इससे छोटे वस्तु को, या इससे बड़े आकार के सजीव को ही देख सकता है, इससे छोटे आकार के सजीव को नहीं देख सकता। यह है मानव की आंखों की रिजॉल्विंग पावर। और इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर कई ऐसे सजीव हैं जिसका आकार 0.1 मिलीमीटर से क्या है, कम है। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कई ऐसे सजीव हैं जिनका आकार 0.1 मिलीमीटर से कम है या 100 माइक्रोमीटर से कम है। और अगर ऐसा है तो निश्चित ही वो सजीव हमें अपने आंखों से दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी रिजॉल्विंग पावर है आंखों की। लेकिन इससे छोटे सजीव तो हैं, लेकिन वे हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मानव की आंखों की उतनी क्षमता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, खरीद कर लाएंगे क्या? माइक्रोस्कोप। हिंदी में से कहते क्या? सूक्ष्मदर्शी। और माइक्रोस्कोप ऐसा यंत्र है, ऐसा उपकरण है जिससे हम वो चीज देख सकते हैं, वो छोटी सी छोटी चीज देख सकते हैं जो हम आंखों से देख नहीं सकते।
तो इस पृथ्वी पर कई ऐसे सजीव है जिसका आकार 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर से भी बहुत कम है। और ऐसे सजीव मानव के आंख नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मानव की आंखों की रिजॉल्विंग पावर 0.1 मिलीमीटर है। अगर मानव को इससे छोटे आकार के सजीव या इससे छोटे आकार के वस्तु को देखना है तो उन्हें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? और ऐसा सजीव जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़े, उसे ही क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे सजीव हैं, सूक्ष्म जीव ऐसे सजीव है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्म जीव ऐसे सजीव हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? और ये सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? बहुत छोटे तो होते हैं। अगर हम इन सूक्ष्म जीव के शारीरिक बनावट पर जाएं तो कुछ सूक्ष्म जीव जो है आपको मिलेगा नॉन सेलुलर। क्या मिलेगा? नॉन सेलुलर, अकोशिकीय। यानी कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनमें कोशिका ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कोशिका नहीं तो उसे हम सजीव मानेंगे? मानना पड़ता है कभी कभी, और सूक्ष्म जीव के संदर्भ में हम इसे मानेंगे। तो कुछ सजीव क्या होते हैं? नॉन सेलुलर, यानी उसका बॉडी कोशिकाओं से नहीं बना होता। तो फिर किससे बना होता है? देख लेंगे, जब आएगा एक एक करके पता लगा लेंगे किससे आखिर बना है। लेकिन अधिकांश जो सूक्ष्म जीव है वो होते हैं दोस्तों यूनिसेलुलर। अधिकांश जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और कुछ कुछ बहुत कम सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो क्या है? मल्टी सेलुलर है, बहुत कम। उदाहरण के लिए आप शैवाल का नाम सुने हैं, कवक का नाम सुने हैं। यही दो ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर भी है, यूनिसेलुलर भी है, और इन्हें सूक्ष्म जीव के श्रेणी में रखा गया है। इन दोनों के साथ शैवाल और कवक, अलगी और फंगी के साथ प्रकृति ने बड़ी भयानक मिस्टेक किया है। कुछ शैवाल और कवक एक कोशिकीय होते हैं, कुछ कवक और शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। तो जीव वैज्ञानिक ने कहा कि शैवाल और कवक की जब ऐसी स्थिति है तो इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कह देते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? तो कुछ क्या होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं, अधिकांश क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, और बहुत कम मल्टी सेलुलर आते हैं। और खासकर आप याद रखिएगा कि मल्टी सेलुलर सूक्ष्म जीव में किसको रखा जाता है? शैवाल और कवक को। मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और कोई आता ही नहीं है। मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और कोई आता नहीं है, बस आता है क्या? शैवाल और कवक। बात समझ गए? ऐसे सजीव जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किस प्रकार के होते हैं? अधिकांश सूक्ष्म जीव कैसे हैं? अधिकांश सूक्ष्म जीव कैसे हैं? क्लियर हो गया? मानव की आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी है? और इसी सूक्ष्म जीव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब।
लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे छोटे छोटे जीव जो आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, उसको पढ़ करके इतना समय काहेल बर्बाद करेंगे। जो दिखता नहीं वो होता नहीं, हम मान लेंगे, लेकिन दोस्तों हमें पढ़ना ही पड़ेगा। पहला कारण कि एग्जाम के सिलेबस में है। दूसरा कारण कि अगर आप सूक्ष्म जीव को बहुत छोटा आंक रहे हैं तो सचेत हो जाइए। किन कारणों से आप सचेत हो जाइए? क्योंकि सूक्ष्म जीव नहीं तो यह पृथ्वी पर कोई नहीं। सूक्ष्म जीवों का महत्व इस पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है दोस्तों। अगर सूक्ष्म जीव इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा, पृथ्वी लाशों के ढेर से फट जाएगा दोस्तों। जंगली जानवरों के लाश जो पड़े रहते हैं, कुछ दिन के बाद सरगल के मिट्टी में मिल जाते हैं, और सराग गलाकर मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? सूक्ष्म जीव करता है। आपके मन में यह भी ख्याल आता होगा कि गिद्ध भी यह काम करता है। गिद्ध विलुप्ति के कगार पर है, सारा जिम्मेदारी अब इसी पर है। तो सूक्ष्म जीव निश्चित ही अत्यंत छोटे हैं, निश्चित ही हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर सबका जीवन बचा रहे, पौधों का जीवन बचा रहे, जंतु का जीवन बचा रहे, उससे पहले जरूरी है कि किसका जीवन बचा रहे? सूक्ष्म जीवों का। और अगर वर्तमान समय की बात करिएगा तो सूक्ष्म जीव का महत्व ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर नहीं है। आप किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए। एक एग्जाम्पल आपके सामने हम पेश करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र, मेडिकल सेक्टर। वर्तमान समय में मेडिकल सेक्टर, चिकित्सा क्षेत्र 90% से भी अधिक बीमारियों का इलाज किन दवाइयों के जरिए करते हैं? एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए करते हैं। लगभग आज भी अधिकांश बीमारियों का इलाज किन दवाइयों के बदौलत हो रहा है? एंटीबायोटिक दवाओं के बदौलत। और जिन रोगों पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है, वो रोग आज भी लाइलाज बने हुए हैं। एड्स और कैंसर जैसे रोग आज भी लाइलाज है। हालांकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज संभव है, लेकिन फिर भी एड्स का कोई इलाज अब तक उपलब्ध नहीं है। किन्हीं को एड्स हो गया है तो मर जाना ही सर्वोत्तम विकल्प है दोस्तों। आप जानते हैं एड्स अभी तक लाइलाज क्यों बना हुआ? उसका सबसे प्रमुख कारण है कि उस रोग पर एंटीबायोटिक दवा का कोई असर नहीं होता है। वायरस के जितने भी रोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि वायरस के द्वारा फैलाए गए रोगों पर कोई एंटीबायोटिक दवाओं का काम। तो वर्तमान में अधिकांश बीमारियों का इलाज मेडिकल सेक्टर में एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए हो रहा है। और ये एंटीबायोटिक दवाएं बनते किससे हैं? सूक्ष्म जीव से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एंटीबायोटिक दवाएं बनाए जाते हैं। दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि चिकित्सा क्षेत्र में इसके व्यापक उपयोग को आप देख ही लिए। अगर दोस्तों आप कृषि क्षेत्र ही जाइएगा कि कृषि क्षेत्र में इसका कोई उपयोग है, क्योंकि आज भी भारत की 52% नागरिक कहां काम कर रहे हैं? कृषि क्षेत्र में। सबसे बड़ा उद्योग एग्रीकल्चर है हमारे देश में। हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में सूक्ष्म जीवों का कोई काम है? बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है।
आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। आप सोचे होंगे कि बेकार ये 78% है, कर क्या रहा है, कुछ तो कर नहीं रहा है, क्योंकि श्वसन में भी हम कौन गैस इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन का कोई जरूरी नहीं है। बेकार का यह गैस झूठ मूठ का प्रकृति भर दिया है। दूसरा कि नाइट्रोजन जलता भी नहीं है कि सिलेंडर में भरकर आग लगाकर उसे जलाकर खाना बना सके, जलबे नहीं करेगा गैस, जलता ही नहीं है। क्यों नहीं जलता है? तो किसी से रिएक्शन करता ही नहीं है। तो आपको लगा होगा कि नाइट्रोजन तो फिजूल का चीज है, ले जाए प्रकृति 78% ले जाए, कम से कम 10% ऑक्सीजन दे जाए, झूठ मूठ के काहे नाइट्रोजन रखा हुआ। लेकिन दोस्तों 78% नाइट्रोजन का निश्चित ही जंतुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं जलने के कारण जंतु उसे ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मानव ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इस पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक चीज जो पौधा है, उस पौधे को अपने पूरे जीवन काल में सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पौधे के साथ दिक्कत है कि वे वायुमंडल का नाइट्रोजन लेने में सक्षम ही नहीं है। पौधे को नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में प्रदान करते हैं कौन? हमारे मिट्टी में ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं, मिट्टी से पौधे लेते हैं, विकास करते हैं। दोस्तों वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो सूक्ष्मजीव उसे फिर मिट्टी में नहीं मिला पाएंगे और अंततः नाइट्रोजन के कमी से सारे पौधे मर जाएंगे और उसके बाद हम लोग भी एक एक करके मर जाएंगे। कोई नहीं रहेगा पृथ्वी पर, केवल कौन रहेगा? सूक्ष्मजीव। फिर भी आपको शक होगा नाइट्रोजन चला जाएगा, चला जाए, हम यूरिया छींट देंगे, नाइट्रोजन का कमी पूरा कर देंगे। तो यूरिया दोस्तों खेत में नहीं छीटिएगा, वो जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन सब होता है वहां कौन यूरिया छीटेगा? अमेजन के वन में कौन यूरिया छीटेगा? जो छीटेगा उसका जीडीपी बर्बादी होगा। तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में दे देते हैं यूरिया, यानी नाइट्रोजन प्रदान कर देते हैं मिट्टी को बाह्य रूप से, लेकिन क्या वही फसलों से ही हमारा काम चल जाएगा? प्रत्येक पौधा को नाइट्रोजन चाहिए। तो ये जो सूक्ष्मजीव है ये वायुमंडल ये नाइट्रोजन को भिन्न भिन्न विधियों से मिट्टी में मिलाते हैं और फिर पौधा नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। अगर सूक्ष्मजीव नहीं रहेगा तो ये काम नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे पर के पौधे विलुप्त हो जाएंगे और पौधे विलुप्त, जीवन समाप्त। अत्यधिक महत्व है सूक्ष्मजीव का किस क्षेत्र में? अत्यधिक महत्व है किस क्षेत्र में? अब अगला उदाहरण और आपके सामने रख देते हैं। आप उद्योग ले लीजिए। ये अरबों डॉलर का जो दही का व्यापार है, वो दही किसके सहायता से बनते? अरबों डॉलर के जो पनीर का व्यापार है वो किसके सहायता से बनते? शराब के निर्माण किसके द्वारा होता है? सूक्ष्मजीव के द्वारा होता। हम पढ़ेंगे आगे चलकर कि किस सूक्ष्मजीव के द्वारा शराब का निर्माण होता है। ईस्ट नामक एक सूक्ष्मजीव से शराब का निर्माण होता है। तो पूरे वर्ल्ड में जो शराब की इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड में जो डेयरी इंडस्ट्री है, उस डेयरी और शराब इंडस्ट्री का आधार स्तंभ क्या है? सूक्ष्मजीव है। अगर हम उनसे सहायता नहीं लेंगे दोस्तों तो फिर ये दोनों इंडस्ट्री बर्बाद, और ये दोनों इंडस्ट्री बर्बाद तो समझ जाइए कितना लोग होगा बर्बाद, है कि नहीं जी? बिहार में शराब बंद हुआ था, 3 ठेकेदार आत्महत्या कर लिया था। 3 ठेकेदार। ताकि अब हम क्या करेंगे, मेरा तो जिंदगी ये था। अब बाद में पता चला कि सबके अकाउंट में 10-10 करोड़ था, नॉमिनी भी नहीं किसी को रखा था। क्लियर? बात समझ गए ना?
और जब बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं रहेगा, अभी तो आप लोग का पैसा उतना होगा नहीं, बैंक वाला मानने के लिए तैयार होगा कि है सही में है। खैर बात अलग है, लेकिन हम बात कर रहे थे सूक्ष्म जीव के महत्व को लेकर। क्या आप इसके महत्व को समझे कि न समझे? और नहीं समझे तो एक लाइन में समझिए, अगर इस पृथ्वी के पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व समाप्त हुआ तो किसी का अस्तित्व फिर इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। फिर पृथ्वी उसी तरह का हो जाएगा जिस तरह आज मंगल ग्रह चंद्रमा है। बात समझ गए कि नहीं? तो सूक्ष्म जीवों का बहुत अत्यधिक महत्व है इस पृथ्वी पर जीवन बनाए के लिए, और यही कारण है आज हर विकसित और विकासशील देशों के पास बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बने हैं, जिनमें सिर्फ किसका अध्ययन हो रहा है? सूक्ष्म जीव का। हर विकसित और विकासशील देश बड़े बड़े जीव वैज्ञानिकों को भर्ती करके सूक्ष्म जीव पर ही रिसर्च करवाते रहते हैं, ताकि बेहतर हो सके मेडिकल फील्ड, ताकि बेहतर हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि बेहतर हो सके इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इन सब उद्योगों का आधार स्तंभ है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का महत्व इतनी अधिक है कि बायोलॉजी के अंतर्गत एक नई शाखा बनाई दी गई है जिसका नाम है माइक्रो बायोलॉजी, जिसका नाम है माइक्रो बायोलॉजी, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? सूक्ष्म जीव का। जिस तरह साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है, हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन, उसी तरह माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव का अध्ययन होता है, माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव का अध्ययन होता है। और इस माइक्रोबायोलॉजी के पिता या जनक कहलाते हैं ल्यूवेनहुक। कौन कहलाते हैं? ल्यूवेनहुक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है दोस्तों? ल्यूवेनहुक है, क्योंकि ल्यूवेनहुक ही वो पहले व्यक्ति हैं जो विश्व के लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पहली बार परिचित करवाया। यही वो ल्यूवेनहुक हैं जिन्होंने पहली बार बताया कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो आंखों से दिखते नहीं है। शुरुआत में तो सब ल्यूवेनहुक को कहा कि पागल हो गए, इसको बांध के ले जाओ कहीं और। ल्यूवेनहुक पहली बार सूक्ष्म जीव को 1675 में खोजा था, और जब खोज की पुष्टि कर रहे थे सब उसका विरोध कर रहे थे। उस समय ईसाई धर्म का प्रभुत्व था पूरे विश्व पर, या पढ़े लिखे लोगों पर। धार्मिक अमंडर भी इसके ऊपर लगा कि तुम जो है बहुत कुछ गलत कर रहा है, जो दिखता नहीं वो हो कैसे सकता है। ल्यूवेनहुक को बोला कि आइए दिखाते हैं। बेचारा खुद से माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें दो दो लेंस होते हैं, एक नेत्रिका एक अभिदृश्यक। आई लेंस ऑब्जेक्ट लेंस वाला माइक्रोस्कोप पढ़े थे 12th क्लास के फिजिक्स में। दो दो लेंस वाले माइक्रोस्कोप होते हैं, दो दो लेंस लगे होते हैं, और दो दो लेंस वाले माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उस यौगिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? खुद से माइक्रोस्कोप बनाया, खुद से माइक्रो को देखा, सबको दिखाया, फिर भी लोग नहीं माना। लेकिन फिर भी 1975 में खोज कर 1983 में अपनी खोज की पुष्टि कर दी। जिसको मानना मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए, दिखता है हमको इसलिए दिखता है सबको, या मान कर चलते। वो तो बहुत आगे चलकर रॉबर्ट कोच का नाम सुने हैं, लुई पास्चर का नाम सुने हो ना? लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच जैसे वैज्ञानिक जब आए, तब उन्होंने बताया कि ये जो दिखते नहीं है वो तो रोगों को फैलाते हैं। उसका तो और तीव्र आलोचना हो गया। कहा कि ल्यूवेनहुक खाली देखवे क्या तो तुम बीमारियों फैलाने लगा है। तो उसके बाद उसके तो और विरोध हो गया। कहा कि तुम और लोगों को पगला रहा है, जो दिख नहीं रहा है, जो इतना छोटा, वो रोग कैसे फैला देगा? ऐसा संभव ही नहीं है। वो तो आगे चलकर लुई पास्चर जो है रेबीज के टीके का इलाज, रेबीज का रोग का इलाज खोजा, टीका खोजा। रॉबर्ट कोच ने हैजा की बीमारी का सफल इलाज खोजा। जब लोग उसके इलाज से ठीक होने लगे तब का नहीं सही बोल रहा है तू।
तो बात समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम समझेंगे कि कैसे कैसे सूक्ष्मजीव हैं, वो क्या क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इन सब बातों का चर्चा हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यहाँ तक दोस्तों किसी को समझने में कोई दिक्कत तो प्रश्नों का जवाब अपने मन ही मन दीजिएगा। ऐसे जीव जो आंखों से नहीं दिखते हैं, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। अगर आप जवाब दिए होंगे तो हम आधा प्रश्न ही बोले होंगे, आपको जवाब माइंड में आ गया होगा। ऐसा सारे प्रश्न 20,000 प्रश्न के साथ जब होगा तब दरोगा बनिएगा। टेंशन न लीजिए, धीरे धीरे ऐसा ही होगा। मानव के आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? 0.1 मिलीमीटर। 0.1 या 100। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का आंख कितने आकार से बड़े वस्तु या सजीव को देख सकता है? 0.1। विज्ञान की शाखा माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं? पहली बार सूक्ष्म जीवों का खोज किसने किया? और ल्यूबेनहोक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी खोज किया। आइए दोस्तों, एक एक करके इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। आइए एक एक करके सूक्ष्म जीवों से आपको परिचय करवाते हैं। पहला परिचय आपका 7th क्लास में हुआ है, कुछ ज़्यादा परिचय आपको 9th क्लास में हुआ है, और बहुत ज़्यादा परिचय 11th क्लास में हुआ होगा अगर आप बायोलॉजी रखे होंगे तो। लेकिन आज पूरा परिचय आपको हो जाएगा, 7 का, 9 का और 11th का। पहला सूक्ष्मजीव है वायरवाइट। वायरवाइट के बारे में, वायरवाइट के नाम सुनकर लोगों को लगता है कि ये वायरस का ही कोई ना कोई वेरिएंट है, अलग टाइप का वायरस है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप यही समझ विकसित कर लीजिए कि वायरवाइट, ठीक है, वायरवाइट वायरस नहीं है, वायरस नहीं है, बल्कि यह वायरस से भी छोटे आकार का सूक्ष्मजीव है, छोटे आकार का सूक्ष्मजीव है। तो वायरवाइट क्या है? तो सूक्ष्मजीव है। लेकिन याद रखना है कि ये वायरस नहीं है। और अब तक हमारे जीव वैज्ञानिकों ने जितने सूक्ष्मजीवों के बारे में पता लगाया है, उन सभी सूक्ष्मजीवों में सबसे छोटे आकार का कौन है? वायरवाइट्स। इतना छोटा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी स्पष्ट नजर नहीं आते हैं। वायरस से भी 1000 गुना ज्यादा छोटा होता है, वायरस से भी 1000 गुना ज्यादा छोटे आकार का यह सूक्ष्मजीव है। अब सवाल दूसरा है कि यह कैसा सूक्ष्मजीव है? यह कैसा सूक्ष्मजीव है? तो यह नॉन सेलुलर है दोस्तों। क्या है? नॉन सेलुलर, अकोशिकीय। वायरवाइट कैसा सूक्ष्मजीव है? नॉन सेलुलर, यानी इनमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, यह कोशिकाओं से नहीं बना हुआ है, यह कोशिकाओं से नहीं बना हुआ है। तो फिर सवाल है कि यह किससे बना हुआ? आखिर बॉडी तो किसी न किसी चीज से बना होगा जी। तो जब कोशिका नहीं है तो फिर यह बॉडी किससे बना हुआ है? इसका शरीर किससे बना हुआ है?
तो यह केवल आरएनए अणु से बने होते हैं, आरएनए अणु से बने होते हैं। आरएनए एक प्रकार का जैव अणु है दोस्तों। क्या है? जैव अणु, यानी सजीवों को निर्मित सजीव का कोशिका बनने के लिए जो मॉलिक्यूल्स आवश्यक है उसे क्या कहते हैं? और आरएनए एक प्रकार का जैव अणु है। कोशिका बनने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए। कोशिका बनने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आरएनए चाहिए, डीएनए चाहिए। इसके बॉडी में है केवल और केवल आरएनए। पूरा बॉडी आरएनए 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 से बना होता है। आरएनए के अलावा इसके बॉडी में कुछ भी नहीं होता है। अब आप सोचते होंगे कि जब ये केवल आरएनए अणु से बना है तो अणु से बना है, अणु निर्जीव होना चाहिए। अणु क्या होना चाहिए? निर्जीव। बिल्कुल दोस्तों, ये निर्जीव ही है, लेकिन जैसे ही जीवित कोशिका के अंदर जाता है ये व्यवहार सजीव के तरह करने लगता है। बात को समझे कि नहीं समझे? आरएनए अणु से बना वायरवाइट को आप फेंक दीजिए सड़क पर, निर्जीव बनकर पड़ा रहेगा, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक पड़ा रहेगा। लेकिन वहीं आरएनए अणु से बने वायरवाइट का संपर्क किसी जीवित कोशिका से हो गया, वो जीवित कोशिका में चला गया, तब वो निर्जीव न रहकर किसके समान व्यवहार करने लगते हैं? सजीव के समान व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन जीवित कोशिका के बाहर ये बिल्कुल किस तरह बने रहते हैं? निर्जीव की तरह बने रहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यह वायरवाइट केवल परपोषी के तरह ही जीवन, केवल परपोषी के तरह ही जीवन व्यतीत कर सकता है। केवल किस तरह? परपोषी। परपोषी समझे कि नहीं समझे? जो केवल दूसरों के शरीर पर ही आश्रित रहे, अकेला रहने की क्षमता उसमें नहीं हो, उसे परपोषी कहते। तो ये केवल परपोषी की तरह ही जीवन व्यतीत कर सकता है। अगर जिस शरीर में यह परपोषी बनकर रह रहा है उस शरीर से इसको बाहर निकाल दीजिए तो वो क्या बन जाएगा? निर्जीव बन जाएगा। लेकिन एक बात दोस्तों और याद रखना है कि वायरवाइट केवल परपोषी के तरह ही जीवन व्यतीत कर सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो हमें यह भी याद रखना है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन सेलुलर होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉन सेलुलर होते हैं वो केवल और केवल परपोषी के तरह ही जीवन व्यतीत कर सकता है, केवल वायरवाइट नहीं। हर वो नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल किस तरह जीवन व्यतीत कर सकता है? परपोषी। वो किसी दूसरे सजीव के शरीर के किसी दूसरे सजीव के शरीर के जीवित कोशिका में ही रह सकता, बाहर नहीं रह सकता। लेकिन वायरवाइट के बारे में एक बात और हमें याद रखना है कि ये केवल परपोषी की तरह जीवन तो व्यतीत करते हैं। वायरवाइट केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है। केवल किसके कोशिका में? केवल पौधों के कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं। जंतु में यानी वायरवाइट में इतनी क्षमता नहीं है कि मानव या जंतु के कोशिका में आकर परपोषी जीवन व्यतीत कर सके। बात नहीं, वायरवाइट में इतनी क्षमता नहीं है कि वे जंतु के शरीर में परपोषी जीवन व्यतीत कर सके।
यह वायरवाइड केबल और केबल किनके कोशिकाओं के ऊपर जीवित रह सकते हैं? केवल पौधे के कोशिका में ही पाए जाते, जंतु में नहीं पाए जाते। और पौधे के कोशिका में अगर यह पाए जाते हैं तो क्या पौधे से इसको कोई लाभ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह केवल रोगों को फैलाते, यह केवल रोगों को फैलाते, केवल रोगों को फैलाते। इस वायरवाइड सूक्ष्मजीव से इस पौधे को कोई लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, सूक्ष्मजीव जो है ना, उसके कई फायदे हम बताए थे इंट्रोडक्शन में, लेकिन कई हानियां भी है। और पहली हानि से आपकी मुलाकात हो गई। वायरवाइड केवल पौधे के कोशिका में पाए जाते हैं, उतनी क्षमता प्रकृति ने इसे दी नहीं है कि जंतु के कोशिका में प्रवेश कर जाए। और यह पौधे के कोशिका में रहकर अपना पोषण करते हैं और पौधों में केवल और केवल रोगों को फैलाते हैं, रोगों को फैलाते हैं। और सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलाए गए रोग संक्रामक होते, इन्फेक्शियस होते, अर्थात भिन्न भिन्न माध्यमों से एक से दूसरे व्यक्ति में या एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलते जाते। एक कॉन्सेप्ट और भी समझ लीजिए कि रोगों को भी दो श्रेणियों में बांटा जाता है, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक और असंक्रामक। ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं वो संक्रामक होते। जो भी रोग का कारण सूक्ष्म जीव है वो संक्रामक होगा। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, वो एक पौधा से दूसरे पौधा में फैलेगा। लेकिन ऐसे रोग जो किसी पोषक तत्व के अभाव में उत्पन्न होते हैं, ऐसे रोग जो किसी पोषक तत्व के अधिकता में उत्पन्न होते हैं, ऐसे रोग जो आनुवंशिक होते हैं, वे संक्रामक नहीं होते। विटामिन सी के कमी से अस्कर्वी रोग होता है, आप जानते होंगे। अस्कर्वी एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं फैलेगा, जिसमें विटामिन सी की कमी होगी उसी ठो में होगा। ग्लूकोज के अधिकता से डायबिटीज होता है, वो डायबिटीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, जिसके शरीर में ग्लूकोज अधिक होगा केवल उसी के शरीर में फैलेगा। हीमोफेलिया एक आनुवंशिक रोग है, यानी पीढ़ी से आती जाती है, पीढ़ी के दर पीढ़ी आती जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करने वाले रोग को आनुवंशिक रोग कहते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जैसे कि हीमोफेलिया, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। ये रोग भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते। तो ऐसे रोग जो किसी ना किसी सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, ऐसे रोग जो किसी ना किसी सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, वे रोग संक्रामक होते हैं, वे रोग संक्रामक होते हैं। और ऐसे रोग जो पोषक तत्व के कमी से, ऐसे रोग जो पोषक तत्व के अधिकता से, ऐसे रोग जो आनुवंशिक हैं, वो संक्रामक नहीं होते हैं। तो अगर वायरवाइड रोग फैला रहा है तो वायरवाइड सूक्ष्म जीव है, तो वो रोग किस की प्रकृति कैसे होगी? संक्रामक होगी, एक पौधा से दूसरे पौधा में फैलेगा। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप कहिएगा कि पौधे में ये कौन से रोगों को फैलाते हैं, तो इसका पता अभी नहीं चला है, अभी रिसर्च जारी है। जीव वैज्ञानिकों को जहां तक पता लगा है, उनके रिसर्च को पढ़कर वहां तक आपको बता दिए हम। और ये नया नया खोजा गया है सूक्ष्मजीव, वायरवाइड जो है नया नया खोजा गया है सूक्ष्मजीव। अगर इसके खोज को देखेगा तो इसका खोज 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 में इसका खोज हुआ। और इसको खोजने वाले थे अमेरिका के महान जीव वैज्ञानिक थियोडोर
डायनर। वायरवाइट के खोज हाल फिलहाल में हुआ है। अब ये तो 2024 तो हाल फिलहाल कैसे हुआ है? तो सारे सूक्ष्मजीवों में सबसे नया खोजा गया सूक्ष्मजीव कौन है? वायरवाइट्स। अन्य जितने भी सूक्ष्मजीव के बारे में जानते हैं वो इससे पहले ही खोज लिया गया था। और इसको खोजने वाले कौन थे? थियोडोर डायनर। थियोडोर डायनर। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ये होता कैसा, दिखता कैसा है? तो दोस्तों ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा कि उसके आकार पर हम बात न ही करें तो बेहतर है। बात समझ गए कि नहीं? एक तो बेचारा दिखता नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है, ऊपर से उसके आकार की बात करेंगे। यह उचित नहीं होगा कि इतने छोटे जीव, अगर एक बिंदु, पेन से जो एक बिंदु देते हैं ना, उस बिंदु को 2 लाख भाग में बांटिएगा ना, तो एक भाग में इसकी आकृति होगा, एक भाग में। डरिए नहीं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो वायरवाइट के बारे में दोस्तों क्लियर? एक बार देख लेते सब कुछ याद हुआ कि नहीं। ठीक है, केवल दोस्तों समझने पर फोकस करना है। क्वेश्चन परीक्षा में क्या आएगा इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वही आएगा जो आपके नोट में है। एक बार ध्यान दीजिए, वायरवाइट क्या वायरस की ही प्रजाति है? नहीं, वायरवाइट वायरस की प्रजाति नहीं है, वायरस से बिल्कुल अलग होता है, वायरस से बिल्कुल अलग होता है। वायरवाइट कैसा सूक्ष्मजीव है? नॉन सेलुलर, यानी इसके शरीर कोशिका से बना नहीं है। तो फिर वायरवाइट किससे बना होता है? आरएनए। जैसे कार्बोहाइड्रेट जैव अणु है, वसा जैव अणु है, प्रोटीन जैव अणु है, विटामिन जैव अणु है, उसी तरह आरएनए भी एक जैव अणु है, जिसका विस्तार पूर्वक हम अध्ययन जेनेटिक्स वाले चैप्टर में करेंगे। तो वायरवाइट किसका बना होता है? क्या इसके शरीर में आरएनए के अतिरिक्त अन्य कोई जैव अणु पाए जाते हैं? नहीं, केवल और केवल आरएनए से बने होते हैं। जो सूक्ष्मजीव नॉन सेलुलर होते हैं वे अपना जीवन केवल किस प्रकार व्यतीत कर सकते हैं? परपोषी। नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर परपोषी के शरीर से निकाल दिया जाए तो फिर वह निर्जीव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? निर्जीव बन जाते हैं। वायरवाइट भी नॉन सेलुलर है, यह भी केवल परपोषी की तरह जीवन व्यतीत कर सकता, लेकिन केवल और केवल किसके कोशिका में? पौधे के कोशिका में। केवल और केवल किसके कोशिका में? प्रकृति ने इसे उतना सक्षम नहीं बनाया है कि जंतु के कोशिका में प्रवेश कर सके। और पौधे के कोशिका पर यह आश्रित रहकर केवल और केवल रोगों को फैलाते हैं। और निश्चित ही यह सूक्ष्मजीव है, तो इसके द्वारा फैलाए गए रोग की प्रकृति कैसी होगी? संक्रामक। यानी कि एक पौधा जो रोग ग्रसित है वायरवाइट से, उसको दूसरा पौधा में रगड़ दीजिएगा तो वो भी रोग ग्रसित हो जाएगा। बात समझ गए दोस्तों? खोजा किसने? थियोडोर डायनर ने। किसने खोजा? थियोडोर डायनर। क्लियर? फिलहाल वायरवाइट के बारे में आपको इतना ही पता होनी चाहिए, क्योंकि इतना का ही पता चला है। आइए अगला सूक्ष्मजीव से आपको हम परिचय कराते। एक बार वायरवाइट पर नजर दौड़ा दीजिए सब। सत्यम कुमार रुक रुक के चलता है, रुक रुक कर चलता है। दोस्त सत्यम कुमार, नेटवर्क पूरा नहीं होगा। लाइव देखने के लिए 4G नेटवर्क कंटिन्यू आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों कहेगा इधर से कोई दिक्कत नहीं, हमारे 3 इंजीनियर बैठे हुए हैं। हंसते का है, क्लासे में ढेर सारे इंजीनियर होगा। एक क्वेश्चन आ रहा है कि कैंसर कैसे फैलता है? कैंसर जो है ना, वो भी सूक्ष्मजीवों के कारण होने वाला रोग नहीं है।
तो वो संक्रामक नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में कैंसर के क्षेत्र में और कई रिसर्च हुए हैं और कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव का पता जीव वैज्ञानिक लगाए हैं, जो यानी ऐसे सूक्ष्मजीव का पता जीव वैज्ञानिकों को लगा है जो कैंसर को फैलाने के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए जीव वैज्ञानिकों को कई ऐसे लोग मिले जिसको जबरदस्ती कैंसर हुआ था। आप कभी कभी अखबारों में पढ़िएगा कि शर्मा जी का लड़का, मतलब किसी का XYZ, किसी का लड़का ना गुटखा खाते, ना सिगरेट पीते, ना शराब पीते थे, बेचारा मर गए। कैसे? कैंसर से। ऐसे कई बार न्यूज पढ़े होंगे। ना शराब पीते थे, ना गुटखा खाते थे, ना पान खाते थे, कुछ नहीं खाते थे, नशों से बिल्कुल दूर, नशों से उसको एलर्जी था, तमाम तरह का। मरे तो किससे मरे? कैंसर से मरे। अब यही सवाल है कि उससे कैंसर कैसे हो गया? पता चला उनके पिताजी बड़ी नशा करते थे और उनका 2-4 जीन उसके शरीर में आ गया, वो उत्परिवर्तित होकर कैंसर को फैला दिया। तो इस पर रिसर्च आगे बढ़ने लगा तो वैज्ञानिकों को पता चला कि कुछ सूक्ष्मजीव है जो कैंसर जैसे परिस्थितियों को इनहेंस करते, बढ़ाने में सहायता करते। लेकिन फिलहाल कैंसर के बारे में जो भी रिसर्च हुआ है वो हमारे ज्ञान से परे हैं। फिलहाल कैंसर सूक्ष्मजीवों के कारण नहीं होता, इसीलिए वो संक्रामक नहीं होंगे, संक्रामक नहीं होंगे। क्लियर हो गया? वायरवाइड क्लियर हो गया? वायरवाइड क्या हानिकारक है या लाभदायक? हानि। वायरवाइड किस कोशिका से बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? कोशिका से नहीं बने होते हैं, बताए तो। कोशिका से नहीं बने होते हैं। आइए दोस्तों, अगला सूक्ष्मजीव है प्रियॉन। प्रियॉन, प्रियॉन दोस्तों, ऑनलाइन वाले दोस्तों जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाइए। आपके मन में देख रहे हैं बहुत तरह के प्रश्न आता है। इतने सारे प्रश्न आने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप भी स्टूडेंट नहीं है और हम भी प्रोफेसर नहीं है। क्या आप भी नौकरी का तैयारी करना है और हम भी उतना ही जानते हैं। प्रियॉन, इसीलिए दोस्तों बायोलॉजी बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत समुद्र है बायोलॉजी, और हम उस समुद्र के किनारे पर भी नहीं है, 10 किलोमीटर दूर हैं। तो इसीलिए आपके सारे सवालों को जवाब देना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन एग्जाम का जो सिलेबस है, दरोगा का जो सिलेबस है, उससे दुगुना बताना हमारी क्षमता में है और बता कर रहेंगे। प्रियॉन, प्रियॉन जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म। इसका फुल फॉर्म जानना भी आपके लिए बड़ा रोचक होगा। इसका फुल फॉर्म है प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज। ये इसका फुल फॉर्म है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? प्रियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियॉन कहते हैं। प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज। प्रियॉन का पूरा नाम क्या है? प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज। प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज। अब यह प्रियॉन क्या है तो निश्चित ही आप कहिएगा कि ये तो सूक्ष्मजीव है, क्योंकि चैप्टर वही है तो हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रियॉन भी क्या है? सूक्ष्मजीव। कैसा सूक्ष्मजीव? तो ये भी दोस्तों नॉन सेलुलर है। प्रियॉन भी कैसा सूक्ष्मजीव है? नॉन सेलुलर है। वायरवाइड की तरह प्रियॉन भी क्या है? नॉन सेलुलर है। क्या है दोस्तों? नॉन सेलुलर। अब अगर ये नॉन सेलुलर है तो फिर सवाल है कि बॉडी बना किससे होता है?
बॉडी किससे बना होता है? तो ध्यान दीजिए, यह असामान्य प्रोटीन अणु है। यह क्या है? असामान्य प्रोटीन अणु है। क्या है? असामान्य प्रोटीन अणु है। और हम यह बात इसलिए कर रहे हैं कि प्रियोन वाला जो प्रोटीन है, प्रियोन वाला जो प्रोटीन है, वह प्रोटीन 254 अमीनो अम्ल का बना होता है। कितने अमीनो अम्ल का? 254 अमीनो एसिड के बना होता है। जबकि हम जैसे कि दाल खाते हैं, ठीक है, अंडा खाते हैं, इनमें भी पाया जाता है क्या? प्रोटीन। और यह प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बना होता है। किससे? 20 अमीनो एसिड से बना होता है। हमारे शरीर के निर्माण में जो सामान्य प्रोटीन भाग लेते हैं, हमारे भोजन के जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन अणु केवल 20 अमीनो एसिड से बनता है। 20। लेकिन प्रियोन भी केवल और केवल किससे बना है? प्रोटीन से। प्रियोन केवल और केवल किससे बना है? लेकिन यह सामान्य प्रोटीन नहीं बल्कि असामान्य प्रोटीन अणु है। और असामान्य इस संदर्भ में है क्योंकि प्रियोन वाला एक प्रोटीन अणु को बनाने में, प्रियोन वाला एक प्रोटीन अणु को बनाने में 254 अमीनो एसिड भाग लेते हैं। तो क्या यह सामान्य होगा? कमेंट पर नहीं, कमेंट पर नहीं, आम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कमेंट वैसे फालतू होते रहता है। कमेंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर बोर्ड पर कौन ध्यान देगा? गजब सिस्टम बना कर रखा है। तो प्रियोन का पूरा बॉडी किससे बना होता है? प्रोटीन से। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रोटीन के अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। जिस तरह थायराइड में आरएनए के अलावा कुछ नहीं था, उसी तरह प्रियोन में प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यानी कोई जैव अणु नहीं। लेकिन ये समान नहीं, क्या है? असामान्य प्रोटीन अणु है। और असमान प्रोटीन अणु हम प्रियोन को किस कारण से कह रहे हैं बताइए? क्योंकि प्रियोन वाले एक प्रोटीन अणु को तैयार होने में 254 अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। और जो सामान्य प्रोटीन होते हैं वो मात्र 20 अमीनो एसिड से बन जाते हैं, मात्र 20 अमीनो एसिड से बन जाते हैं। और तो और दोस्तों, प्रियोन, अगली जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आप हैरान रह जाइएगा कि कैसा कैसा प्रकृति है और क्या क्या बनाकर भेज दिया है। प्रियोन ऐसे असामान्य प्रोटीन अणु है। प्रियोन ऐसे असामान्य प्रोटीन अणु है जो केवल मस्तिष्क कोशिका और मस्तिष्क कोशिका का नाम बताइएगा कोई? कौन? केवल मस्तिष्क कोशिका में ही बनता है, मस्तिष्क कोशिका में ही बनता है। यानी प्रियोन नामक असामान्य प्रोटीन जो कि सूक्ष्मजीव भी हैं, वे बन जाते हैं कहाँ? मस्तिष्क में। से बाहर से आने की कोई जरूरी नहीं है। शारीरिक क्रियाओं के दौरान ये अपने आप बन जाते हैं, लेकिन केवल कहाँ? मस्तिष्क कोशिकाओं के अतिरिक्त इस प्रियोन का निर्माण शरीर के अन्य किसी भी भागों में संभव नहीं है। या न्यूरॉन कोशिका के अलावे ये प्रियोन नामक और समान प्रोटीन कहीं और नहीं बन सकते हैं, कहीं और नहीं बन सकते। और जब मस्तिष्क की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम जंतु की बात कर रहे हैं, क्योंकि पौधे में मस्तिष्क होते। अर्थात जिस तरह थायराइड को केवल पौधों से मतलब था, उसी तरह इसको केवल जंतु से मतलब है। जंतुओं में हाई लेवल जंतु जैसे कि मानव, गाय, बैल,
भैंस बकरी ये सब, क्योंकि जो निम्न स्तर के जंतु होते हैं उसके मस्तिष्क भी उतने विकसित नहीं होते कि उसमें जाकर ये जैसे अणु बन जाए। तो प्रियौन एक असामान्य प्रोटीन अणु है या एक असामान्य प्रोटीन अणु से बना सूक्ष्मजीव है जिसको प्रकृति तैयार नहीं करता है बल्कि तैयार करता है कौन? मस्तिष्क कोशिका। मस्तिष्क कोशिका, मस्तिष्क कोशिका में ही शारीरिक परिवर्तनों के फलस्वरूप इस जैसे अणु बन जाते हैं। अब क्या प्रियौन अगर किसी के मस्तिष्क में बन गया है, किसी जंतु के मस्तिष्क में बन गया, तो क्या वो खतरनाक स्थिति है? तो हमेशा खतरनाक स्थिति नहीं हो सकता है, लेकिन अगर बन गया तो खतरनाक हो ही सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है। अगर किसी के जंतु के मस्तिष्क कोशिका में प्रियौन बन गया है तो क्या अब वो खतरनाक स्थिति पैदा कर देगा? तो पैदा कर भी सकता है और पैदा नहीं भी कर सकता है। ऐसा क्यों? तो प्रियौन के भी दो स्वरूप होते हैं। प्रियौन के भी कितने स्वरूप? दो स्वरूप। और प्रियौन के वो दो स्वरूप कौन है? एक स्वरूप है अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। दूसरा स्वरूप है बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स को बायोलॉजी के कोड वर्ड में PRPC कहते हैं, इस तरह लिखते हैं, और इसको PRPSC कहते हैं। ये बायोलॉजी का कोड वर्ड है। तो प्रियौन अगर मस्तिष्क कोशिका में बन गया तो वे दो स्वरूप के हो सकते हैं, या तो अल्फा हेलिक्स हो सकते हैं या बीटा शीट हो सकते हैं, या PRPC हो सकता है या PRPSC हो सकता है। अब इस प्रियौन के दोनों वेरिएंट, यह है वेरिएंट। वेरिएंट समझते हैं आप? नहीं समझते? समझ लीजिए। यह हाल फिलहाल में कोरोना आया, आप सुने होंगे कि अभी डेल्टा वाला कोरोना चल रहा है, फिर कुछ दिन के बाद नहीं ये सिग्मा वाला है। तरह तरह के वेरिएंट का नाम सुन रहे थे ना, वही है इसका वेरिएंट। अब वेरिएंट नहीं समझते, जैसे गाय समझते हैं, गाय एक जाति है ना, लेकिन उसमें थरपरकर, गिर, कंकरेज, साहिवाल, जर्सी, फ्रिसियन, कई तरह के है कि नहीं है? वो है गाय का वेरिएंट। सब गाय है लेकिन अलग अलग। तो वही बात यह है वेरिएंट। एक प्रियौन अल्फा हेलिक्स और दूसरा प्रियौन बीटा शीट, बीटा शीट। अब इस दोनों प्रियौन में अंतर क्या है? अंतर यह है दोस्तों, ये बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बन भी जाता है तो ये क्या पड़ा रहता है, नो प्रॉब्लम। अल्फा हेलिक्स नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों बीटा शीट बन गया, ये पूरा का पूरा मस्तिष्क में क्या हो जाता है? सक्रिय, एक्टिव। एक्टिव एक्टिव होके क्या करता है? मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, और मस्तिष्क कोशिका नष्ट हो गया तो पगलाने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आदमी को पागल कर देता है, आदमी के यादाश्त को छिन्न कर देता है, अंत में आदमी पगला कर मर जाता है। किसके द्वारा? बीटा शीट के द्वारा। खतरनाक स्थिति। तो अगर मस्तिष्क कोशिका में किन्हीं कारणवश परिवर्तनों के फलस्वरूप अल्फा हेलिक्स बन गया है, तो ये निष्क्रिय पड़े रहते हैं, ये रोगों को नहीं फैलाते हैं। लेकिन अगर बीटा शीट बन गया तो ये काफी एक्टिव होते हैं, और इस तरह से ये मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। बात समझ गए? लेकिन दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि प्रियौन का कोई भी स्वरूप बने, अल्फा हेलिक्स प्रियौन ही क्यों ना मस्तिष्क में बन जाए, फिर भी वो खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अल्फा हेलिक्स में क्षमता है क्या बन जाने की? बीटा शीट बन जाने की। कभी अल्फा का मन घुमा कि चलो बा बीटा बन जाते,
यानी उत्परिवर्तन की क्षमता मौजूद है प्रियॉन में। क्या प्रियॉन में उत्परिवर्तन की क्षमता मौजूद है? म्यूटेशन की क्षमता मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। और ये उत्परिवर्तित होकर म्यूटेंट होकर अल्फा से कन्वर्ट हो सकता है। किसमें? तो अगर ये भी प्रियॉन मस्तिष्क में बना है तो ये भी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि कभी भी उत्परिवर्तन हो सकता है, कभी भी वो बीटा सीट बनकर एक्टिव हो सकता है। दोस्त बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? प्रियॉन से भी दोस्तों कोई फायदा नहीं है, केवल घाटा ही घाटा है। और घाटा भी ऐसा जगह जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। हर जगह का रोग ठीक हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क के रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी कोशिका नया बनता ही नहीं है। जन्म के बाद नहीं बनता नया। तो प्रियॉन भी केवल और केवल हानिकारक सूक्ष्मजीव है, केवल और केवल रोगों को फैलाते हैं। और प्रियॉन द्वारा फैलाए गए रोगों का परिणाम एक ही होगा, पगला जाएगा या मस्तिष्क की याददाश्त खराब हो जाएगी, मस्तिष्क चला जाएगा, क्योंकि यह मस्तिष्क के अलावे और कहीं बनता ही नहीं है, कहीं नहीं बनता। और इसके द्वारा फैलाए गए रोग में आप पहला नाम याद रखिएगा, एस्कॉर्पी। कौन? दूसरा क्रोयूट सल्फेट याकोब। तीसरा आप याद रखिएगा, मैड काउ डिजीज। ये तीन प्रमुख रोग जिसका कारण क्या है? प्रियॉन। एस्कॉर्पी रोग हालांकि किसमें होता है? भेड़ और बकरी में। क्रोयूट सल्फेट रोग किसमें होता है? अब मेड कौ डिजीज किसमें होता है? गाय में होता है, लेकिन कौ लगा है तो इसका मतलब ये नहीं केवल गाय में होगा, बैल में भी होता है। और सब रोग का परिणाम क्या होगा? पागलपन, याददाश्त की कमी, अंततः मृत्यु, क्योंकि यह मस्तिष्क कोशिकाओं में ही बनता है। भेड़ बकरी को जब स्कॉर्पी हो जाएगा ना, तो इसका सबसे बड़ा पहचान है कि वो दीवार में रगड़ा लेगा और झूठ मूठ के अपने मस्तिष्क को दीवार पर पीटेगा। बकरी जब घोड़ा से लड़ना भिड़ जाए, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, बकरी जो है घोड़ा से टक्कर लेने लगेगा, बकरी जो है कुत्ता को एकदम भगाने लगेगा, भाग रहा है कुत्ता पीछे पीछे बकरी। समझ जाइए वो बकरी किससे पीड़ित हो चुका है? एस्कॉर्पी से पीड़ित हो चुका है। अब आप सोचिएगा कि जल्द इसको मार के सल्टाइए देने में, खा लेने में खत्म ही कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सूक्ष्म जीव है और इसके द्वारा फैलाया गया रोग क्या होता है? संक्रामक। अगर एस्कॉर्पी से पीड़ित भेड़ बकरी को मारकर उसके मांस का सेवन मानव करता है, तो वो प्रियॉन मानव के मस्तिष्क में भी पहुंच जाएगा। अब आप ये मत कहिएगा ठीक है तो मस्तिष्क वाला हिस्सा हटा देंगे। तो आपको बता देते, मस्तिष्क हर जगह से ज्वाइंट रहता है। मस्तिष्क का सिग्नल अंतिम छोर तक, शरीर तक फैला रहता है। आप मस्तिष्क काट के मस्तिष्क वाले हिस्से को काट कर अलग कर सकते हैं, लेकिन पूरे शरीर से मस्तिष्क के कोशिकाओं को अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर बात समझे? आइए एक बार प्रियॉन का रिवीजन कर ले हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? आधा आधा ही पूरा रहा है। आपको लग रहा है ना कि मतलब यहाँ एडमिशन लिए तो अब सुधार हो रहा है, ऐसा बुझा नहीं कि जो पहले नहीं जानते हैं कुछ कुछ नया नया जान रहे हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए असली दावेदार नौकरी का आप ही है। ठीक है, बस पढ़ने का अलावा जो है दूसरा पर कोई, एकदम दरोगा बने तो कोई ध्यान नहीं दीजिए। जिंदगी में हर लक्ष्य बनाइए, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वर्दी पहन कर। क्लियर हुआ? बात समझ गए? प्रियॉन का फुल फॉर्म क्या है? प्रियॉन एक प्रकार का क्या है? प्रियॉन किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। प्रियॉन का प्रोटीन कैसा होता है?
प्रियन के असमान प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से बने होते हैं? प्रियन और जो सामान्य प्रोटीन होते हैं वो कितने अमीनो अम्ल से? 20 अमीनो एसिड से। प्रियन केबल और केबल कहां बनते हैं? क्या पौधों के कोशिका में प्रियन बन सकता है? नहीं, क्योंकि पौधे में न्यूरॉन कोशिका नहीं होते हैं। प्रियन के कितने वेरिएंट का अब तक पता चला है? हाँ, यहां पर एक बात और याद रखना है, प्रियन के केवल 2 ही वेरिएंट नहीं होते हैं, बल्कि अब तक 2 वेरिएंट का पता लगाया जा चुका है, अल्फा हेलिक्स, बीटा। अल्फा हेलिक्स की प्रकृति कैसी होती है? निष्क्रिय। बीटा शीट का सक्रिय। क्या प्रियन उत्परिवर्तन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता। अल्फा हेलिक्स बीटा शीट बन सकता है, लेकिन यह भी याद रखिएगा बीटा शीट अल्फा शीट नहीं बनेगा, क्योंकि ये सक्रिय रहकर काम करते हैं तो उत्परिवर्तन का समय नहीं मिल पाता इस बीटा शीट को। क्लियर हो गया? स्कर्पी रोग किसके कारण होता है? प्रियन के कारण। किसके कारण? प्रियन के कारण। मानव में क्रूट सल्फेट रोग किसके कारण? मेडकॉ डिजीज किसके कारण? और इस तरह से दोस्तों दो सूक्ष्मजीव से रिलेटेड प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं लेते हैं। तो दोस्तों दीजिए आज के क्लास का विदाई, मिलते हैं कल और भी जोश जुनून के साथ। निकलिए दोस्तों, और पहले निकलने दीजिएगा जो पहले निकलते हैं। क्या? मैथ रीजनिंग कमजोर है? मैथ रीजनिंग यहीं पर है, यहीं क्लास में होगा, फ्री होगा, पैसा नहीं लगेगा, मन होगा दे दीजिएगा। क्या एड्स कैसे होता है? बताएंगे दोस्तों, बीमारी होने दीजिए ना। नोट में नहीं है तो आप इसे कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन बनाइएगा तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।